बताया जा रहा है कि जापान 1000 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है और ये मिसाइलें दक्षिणी नानसे द्वीपों के आसपास तैनात होंगी, जिससे चीन की टेंशन बढ़ सकती है। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे अहम सामरिक ठिकानों में से एक है, जिस पर चीन की विस्तारवादी नजर गिद्ध की तरह बहुत पहले से गड़ी है। चीन की दलील है कि पानी के इस हिस्से पर चीन का नाम लिखा है, लेकिन चीन से जापान इस तरह क्यों व्यवहार करने पर आमादा है। अब उस कहानी पर आते हैं। यानी चीन और जापान के कभी दिल नहीं मिले, हाथ मिलते रहे वाली दोस्ती और दुश्मनी पर, क्योंकि ताइवान को मिसाइलों से वॉर ड्रिल में दहलाते हुए चीन की करीब 10 मिसाइलें बिल्कुल जापान की जमीन के बाएं में गिरी थी। यानी बस 2-4 इंच मिसाइलें इधर उधर जाती तो जापान पर चीन का यह डायरेक्ट अटैक होता। लेकिन ये मिसाइलें जानबूझकर जापान के करीब चीन ने गिराई ताकि ताइवान खामोश रहे और जापान उसे खामोश रहते हुए ताकता रहे। लेकिन जापान की जंगी जमीन शांति पसंद भले ही जवाब देने से नहीं चूकती। जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। ये ऐसी वैसी मिसाइलें नहीं होंगी। जापान 1000 किलोमीटर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर विचार कर रहा है। ये मिसाइलें दक्षिणी नानसेई द्वीपों के आसपास तैनात होंगी और उत्तर कोरिया और चीन के तटीय क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होंगी। जापान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक बजट बढ़ा रहा है। अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों की खेप मंगा रहा है। उसे पक्का पता है कि शी जिनपिंग की सेना जब ताइवान के लिए कूच करेगी तो चीन लगे हाथ जापान से अपनी पुरानी दुश्मनी जरूर चुकाएगा। उस परिस्थिति में जापान चीन को करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है। जापान की तैयारी को ताइवान से उसकी भौगोलिक दूरी भी सपोर्ट करती है। ताइवान और जापान के बीच की दूरी लगभग 2100 किलोमीटर की है। ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते जापान ताइवान की सुरक्षा से खुद को सीधे जोड़कर देखता है। खास तौर पर जापान का सामरिक नजरिए से अहम ओकिनावा द्वीप ताइवान पर हुए किसी झगड़े में बेवजह लपेटे में आ सकता है। जापान और चीन की दुश्मनी आज की नई दुश्मनी नहीं है। इसकी नींव 7 दशक पुरानी है और ताइवान अटैक के रास्ते में जापान आता है तो चीन इसका जरूर जवाब देगा, ताकि ताइवान के बहाने जापान को भी सबक सिखा दिया जाए। और यही वजह है कि जापान भी चीन को जवाब देने के लिए मिसाइलों की खेप की तैनाती कर रहा है। चीन जापान के बीच तलवारें हमेशा खिंची रहती हैं। इस तथ्य से पूरी दुनिया वाकिफ है। चीन को जापान फूटी आंखों नहीं सुहाता। वो उसके द्वीपों को लेकर कई बार उन पर हमले की प्लानिंग कर चुका है और अब ताइवान तनाव के बीच जापान चीन के रिश्ते फिर लहक रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी दोनों के बीच जंग की बड़ी वजह बन सकती है। पूरी दुनिया चीन की विस्तारवादी चाल से वाकिफ है। वो साउथ चाइना सी पर तो नजर गड़ाए बैठा ही है, साथ ही वो ईस्ट चाइना सी के जरिए जापान पर नजर रखना चाह रहा है। असल में चीन के विस्तारवादी इरादों का कहीं कोई अंत नहीं है। उसे साउथ चाइना सी भी चाहिए, ईस्ट चीन सी भी, जापान के द्वीप भी, ताइवान भी, और इस तरह से पूरे साउथ एशिया पर चीन अपनी दादागिरी साबित करना चाहता है, जो अमेरिका और जापान जैसी शक्तियों के रहते हुए कभी नहीं हो पाए। इसलिए चीन टुकड़ों में तैयारी कर रहा है और धीरे धीरे जिस पर भी नजर है उसे हथियार लेने की फिराक में है। दक्षिण कोरिया भी चीन के इस इरादे से वाकिफ है।
के बाद एक कुल 6 एयरक्राफ्ट ताइवान की सरजमी पर उतरने की ये तस्वीरें चीन को टेंशन दे सकती हैं। ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरने वाले ये एयरक्राफ्ट साउथ कोरिया के ब्लैक ईगल थे। ताइवान चीन तनाव के बीच 6 ब्लैक ईगल विमान ताइवान के एयरपोर्ट पर उतरे। 维护半岛和平稳定符合有关各方的共同利益，需要各方互视善意，相向而行。上述经验对半岛形势的消极影响值得重视，有关方应当慎重行事，停止加剧紧张对立、损害各方互信的行动。 इन तस्वीरों को देखकर ताइवान की सीमा से कुछ दूर समंदर में तैनात जिनपिंग आर्मी को झटका लग सकता है, क्योंकि जिस ताइवान को जिनपिंग आसानी से कब्जा करने की सोच रहे हैं वो उतना आसान नहीं है। ताइवान पर कब्जा करने से पहले चीन को कई देशों से संग्राम करना होगा, जिसमें एक दक्षिण कोरिया भी हो सकता है। ताइवान से प्रकाशित लिबर्टी टाइम्स के मुताबिक दक्षिण कोरियाई वायुसेना की ब्लैक ईगल एयरबैटिक टीम 18 अगस्त को सुबह 11 बजे शियोगांग के काउंसिंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची और करीब 4 घंटे तक ये एयरक्राफ्ट ताइवान में रुके थे। इससे पहले ताइवान के एयरपोर्ट पर C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरा था, जिसमें ब्लैक ईगल एयरबैटिक टीम का पूरा स्टाफ था। फिर एक एक करके कुल 6 T-50 ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट उतरे। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट फिलीपींस में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। फिर ईंधन भराने के लिए ये ताइवान के काओशोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और 4 घंटे बाद फिर से सियोल के लिए उड़ गए। हालांकि ताइपी की तरफ से ब्लैक ईगल के उतरने की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार किया गया है। कहा गया कि ये लैंडिंग कानून के मुताबिक हुई है, लेकिन ये लैंडिंग ऐसे समय में हुई जब चीन की तरफ से ताइवान को टेंशन दी जा रही है। इसलिए कोरियाई ब्लैक ईगल के उतरने के पीछे वॉर ड्रिल भी हो सकती है। उधर रूस यूक्रेन के बीच जंग के दौरान विश्व 2 ध्रुवों में बटा दिखा, तो एक बार फिर से चीन ताइवान टेंशन के दौरान 2 धड़ा दिख रहा है। चीन के समर्थन में अब तक 2 देश खुलकर सामने आ चुके हैं। इनमें एक उत्तर कोरिया है और दूसरा रूस। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, तो ब्रिटेन का भी उसे साथ मिल रहा है। और जब उत्तर कोरिया चीन के साथ है, तो जाहिर है दक्षिण कोरिया ताइवान के साथ है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के एयरक्राफ्ट ताइवान सिर्फ ईंधन भरने के लिए नहीं, बल्कि वॉर ड्रिल के लिए उतरे होंगे। अगर युद्ध हुआ और ताइवान को दक्षिण कोरिया का साथ मिला, तो उसके ब्लैक ईगल एयरक्राफ्ट काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि T-50 सीरीज दक्षिण कोरिया का खुद का बनाया एयरक्राफ्ट है और इसके 2 मॉडल हैं। दक्षिण कोरिया ने 2002 में पहले T-50 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। जाहिर है अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो उसके लिए उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान का साथ देने वाले ऐसे देश हैं जो चीन का मुकाबला करने में सक्षम है। लेकिन फिलहाल चीन आक्रमण के मूड में दिख रहा है। हालांकि इस जंग के लिए ना तो शी जिनपिंग के हालात गवाही दे रहे हैं, ना चीन की परिस्थिति ऐसी है कि जापान, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया सबसे एक साथ लड़े, जीते और अपना वर्चस्व स्थापित करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पहले ये बैठक रायपुर में होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे भोपाल में आयोजित करने का फैसला लिया गया। इस दौरान अमित शाह नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और पुलिस लैब का भी उद्घाटन करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही मची हुई है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जमशेदपुर
में 500 से ज्यादा घर डूब गए हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखा गया है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। जमशेदपुर में 500 घर डूब गए हैं। लोग अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी फिलहाल रेस्क्यू में जुटी हुई है। झारखंड के जमशेदपुर से ये तस्वीरें जहां पर भीषण बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। चीन ताइवान की सीमा से सटकर लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। वहीं चीन की सेना के वॉर ड्रिल का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें चीन के फाइटर प्लेन रात में अभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। छोटे छोटे अंतराल पर चीन के विमान लगातार अभ्यास कर रहे हैं। पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कई लड़ाकू विमानों को ताइवान की सीमा के पास भेजा है। चीन के युद्धाभ्यास का वीडियो ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है। इधर महाराष्ट्र के नासिक से डराने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक प्लास्टिक कबाड़ में अचानक आग लग गई। आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ये आग लगातार फैलती जा रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की भयानक लपटें दिखाई दी। लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। आग लगने की वजह से कबाड़ में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तो वहीं कुछ लोग इसका वीडियो भी बनाते दिखे। इधर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीजेपी के एक नेता पर टोल प्लाजा पर मारपीट करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि टोल चुकाने के मुद्दे पर यह विवाद शुरू हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि आरोपी ने महिला टोल कर्मी को थप्पड़ मार दिया, जिस पर वो टोल कर्मी आपे से बाहर हो गई और उसने चप्पल उठाकर उसे पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी वहां मौजूद एक दूसरी टोल कर्मी भी पहुंची और उसने पहले तो इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तब वो टोल बूथ से बाहर निकलकर आरोपी से भिड़ गई। हालांकि बाद में जब कई लोग वहां जुट गए तब ये मारपीट खत्म हो गई, लेकिन पीड़ित टोल कर्मी ने पुलिस से इस मामले की शिकायत कर दी। मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोप है कि इस हंगामे के बाद बीजेपी नेता के कुछ समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने भी टोल प्लाजा पर काफी देर तक हंगामा किया। उधर ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खराब हालात तो पुरी की हो गई है, जहां पिछले कई दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में सामान पानी में बहता नजर आया। घुटने तक भरे पानी में लोग अपने दिन काटने को मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं है, यहाँ पर 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में समा गए हैं। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुँचाना बड़ी चुनौती बन गई है। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। आज से अमेरिका और साउथ कोरिया सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास को ओल्ची फ्रीडम शील्ड नाम दिया गया है, जो 1 सितंबर तक जारी रहेगा। इस युद्ध अभ्यास में हजारों की संख्या में सैनिक शामिल होंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। पिछले 4 सालों में दोनों देशों के बीच हो रही सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज में लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों और टैंकों को शामिल किया जा रहा है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे इलाके में तनाव बढ़ाने वाला बताया है। झारखंड के पाकुड़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों पक्ष कब्रिस्तान के बीच बनी सड़क की घेराबंदी करना चाहते थे, जिस पर विवाद शुरू हो गया और नौबत ये आ गई कि उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। दोनों ही पक्ष ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि सामने महिला है या पुरुष। वो लोग तो जैसे एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। वो ना गाली गलौज करने से चूके और ना ही एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने से। यहाँ तक वो लोग पत्थरबाजी भी करने लगे। पत्थरबाजी में कई बच्चे भी शामिल रहे। काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठियों से भी हमला करते दिखे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें बहुत सारे लोग मारपीट करते हुए नजर आए। हालात बेहद ही तनावपूर्ण नजर आ रहे थे। ऐसे में कुछ लोगों ने पूरे विवाद की सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस वहां पहुंची तब जाकर ये मामला शांत हो पाया।
उधर ओडिशा के बालेश्वर में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। पिछले कई दिनों से वहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। और इसी बीच एक इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके लिए राहत और बचाव टीम के कर्मचारियों ने बाढ़ में फंसे लोगों के घरों तक मोटी रस्सी बांध दी, जिसके बाद उस रस्सी के सहारे कई लोगों की जान बचाई गई। कमर से ऊपर तक पानी से भरी सड़कों पर धीरे धीरे चलकर लोगों को नाव तक लाया गया। इसके बाद उन्हें नाव पर बिठाकर वहां से सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली सुवर्ण रेखा नदी उफान पर है और इस वजह से कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। एक मर्डर हुआ है जिसका बदला पुतिन ने लेने की ठान ली है। ये मर्डर उस शख्स की बेटी का हुआ है जो पुतिन की असली ताकत माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की। पिछले 25 सालों में पुतिन ने जो भी प्लानिंग की है और रूस ने जहां जहां हमले किए हैं, हर हमले के पीछे अलेक्जेंडर दुगिन का ही दिमाग था। लेकिन अब दुगिन की बेटी की हत्या ने पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और आशंका है कि इसका बदला वो सीधे कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पर बहुत बड़े हमले से ले सकते हैं। ये हमला ऐसा हो सकता है जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पुतिन को बहुत बड़ा जख्म मिला है। यूक्रेन पर हमले की पुतिन ने पहली बार बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन के मार्गदर्शक, पुतिन के गुरु की ही बेटी की मौत हो गई है, जिसे हत्या कहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन के गुरु की बेटी की मौत बम धमाके में हुई है। इस हेडलाइन का मतलब है कि यूक्रेन युद्ध के मास्टरमाइंड की बेटी मॉस्को कार बम में टुकड़े टुकड़े कर दी गई। सफेद दाढ़ी और चमकीली आंखों वाले इस शख्स को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। आखिर कौन है ये रहस्यमय व्यक्तित्व? कौन है ये जिसे पुतिन का गुरु कहते हैं और जिसकी बेटी की मौत के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में हेडलाइंस छप रही हैं? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की पुतिन से भी ज्यादा नफरत पुतिन के गुरु से करते हैं? आखिर क्यों मॉस्को में हुए इस धमाके के बाद अचानक ज़ेलेंस्की इतने डर गए हैं कि वो बयान जारी कर यूक्रेन के लोगों को सावधान कर रहे हैं कि रूस अब बहुत तेज हमला करने वाला है। ज़ेलेंस्की को भी पता है कि पुतिन बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके गुरु की बेटी को मार दिया गया है। और असल साजिश तो पुतिन के गुरु को ही मारने की थी। क्या पुतिन के गुरु के खिलाफ साजिश में ज़ेलेंस्की का रोल है? अगर आज यूक्रेन पर रूस हजारों बम बरसा रहा है तो उसके पीछे दिमाग पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन का है। अगर आज यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं तो उसके पीछे असली रणनीतिकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन है। अगर आज यूक्रेन के लाखों लोग शरणार्थी बनकर भटक रहे हैं, यूक्रेन के लोगों का सब कुछ छिन चुका है, तो इसके पीछे भी अलेक्जेंडर दुगिन ही है, क्योंकि पुतिन दुगिन की हर बात मानते हैं। Alexander Dugin is a Russian political philosopher who's been called the Putin whisperer. He's got Vladimir Putin's ear, and he's really influential in shaping Russian policy at the highest level. You are known as Putin's Rasputin, and I've even seen Putin's brain. So he has listened to you in the past.
आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन एक प्रसिद्ध दार्शनिक माने जाते हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप के वर्तमान नक्शे को मानते ही नहीं हैं। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन यूरोप और एशिया के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं यूरेशिया अपने आप में एक महाद्वीप है। दोगिन का मानना है कि यूरेशिया अपने आप में एक राष्ट्र है जिसको रूस के नियंत्रण में रहना चाहिए, यानी पुतिन को इस पूरे इलाके का शासक होना चाहिए। और दोगिन के इस विचारधारा को दुनिया में यूरेशिज्म यानी यूरेशियावाद कहा गया। पुतिन के गुरु का एक ही सपना है, अखंड रूस। सोवियत संघ के जो हिस्से टूट चुके हैं उनको दोबारा रूस के झंडे तले लाना, यही पुतिन के गुरु की जिंदगी का एकमात्र मकसद है। और इसीलिए यूक्रेन के युद्ध का असली शिल्पकार पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन को माना जाता है। Thing else that you wrote about in your book, you proposed that Russia annex Ukraine. You said that I agree there is a similarity. More than that, but I have developed in my vision, Eurasian vision, that is much more, that is larger than what you have mentioned. पुतिन के गुरु की बेटी डारिया डोगिन पर हुए हमले और पुतिन को लगे इस सबसे बड़े झटके की पूरी कहानी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन की बेटी डारिया दोगिन की कार में धमाका हुआ और कार में आग लग गई, जिसके बाद पुतिन के गुरु की बेटी की मौत हो गई। मॉस्को के बाहरी इलाके में ये बोल्शिए ब्याज़योमी गांव है। यहीं पर एक राजमार्ग पर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दोगिन की बेटी डारिया दोगिन की कार में धमाका हुआ और कार में आग लग गई, जिसके बाद पुतिन के गुरु की बेटी की मौत हुई। यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के अंदर पुतिन की कठपुतली सरकार डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के प्रमुख डेनिस पुशिलिन ने एक टेलीग्राम में बयान जारी कर आरोप लगाया है कि अलेक्जेंडर दोगिन को खत्म करने की कोशिश कर रहे ज़ेलेंस्की के आतंकवादियों ने गलती से एक कार में सवार दोगिन की बेटी को उड़ा दिया। धन्य है वो असली रूस की बेटी। रूस की सरकारी मीडिया के मुताबिक पुतिन के गुरु की बेटी डारिया दोगिन की मौत उस वक्त हुई जब वो अपने घर जा रही थी। रूस की ही मीडिया के मुताबिक डारिया दोगिन अपने पिता अलेक्जेंडर दोगिन के साथ एक कार्यक्रम करके घर लौट रही थी। पहले उनके पिता अलेक्जेंडर भी अपनी बेटी के साथ कार में बैठने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में वो दूसरी कार में बैठ गए। अलेक्जेंडर तो धमाके से बच गए, लेकिन उनकी बेटी डारिया दोगिन इस धमाके का शिकार हो गई। दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही डारिया दोगिन कार में बैठी और कार स्टार्ट हुई, वैसे ही कार में धमाका हो गया। यानी ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किया गया धमाका था। इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो में ही अलेक्जेंडर दोगिन भी नजर आ रहे हैं, जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मदद मांग रहे हैं। अपने पिता अलेक्जेंडर दोगिन की ही तरह डारिया दोगिन भी कट्टर रूसी राष्ट्रवादी थी। वो भी अपने पिता की तरह पत्रकार थी और उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का जबरदस्त समर्थन किया था। यही वजह है कि अमेरिका ने डारिया दोगिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। पुतिन के मन में अमेरिका के खिलाफ जो गुस्सा है, उसको भरने का असल काम भी अलेक्जेंडर दोगिन के विचारों ने ही किया है। अलेक्जेंडर दोगिन ने ऐलानिया पूरी दुनिया में कहा था कि अमेरिका का साम्राज्य खत्म हो जाना चाहिए। दुनिया में अमेरिका की बादशाहत के खिलाफ दोगिन के विचारों पर एक किताब लिखी गई, जिसका नाम रखा गया था द अमेरिकन एम्पायर शुड बी डिस्ट्रॉयड। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए दोगिन ने 30 किताबें लिखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन पर हमला करने की अपील सबसे पहले साल 1997 में अलेक्जेंडर दोगिन ने ही की थी। यूक्रेन, जॉर्जिया और दूसरे सोवियत देशों पर अधिकार करने की बात दोगिन ने अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स में 1997 में की थी। और फिर दोगिन के शिष्य पुतिन ने इन्हीं विचारों के आधार पर 17 साल बाद
2014 में यूक्रेन के इलाके क्राइमिया पर हमला कर दिया। इस वक्त डॉनबास पर रूस का हमला भी डोगिन के विचारों से ही प्रेरित बताया जाता है। So in 1997, you wrote a book called Foundations of Geopolitics. And in it, you talked about how Russia should return to being a global superpower. Talk about that. Explain that. I always believed, and I believe in the future greatness of Russia, because Russia was always and tried to be a superpower. It's our dream, not to rule the world, but to be recognized as one center of decisions with others. So our dream is not unipolarity, Russian unipolarity. It is the dream of decent multipolarity, to be one pole among the other, not to be the unique pole. That is very important. दरअसल डोगिन ने ये सब बातें करके सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना साधा है, क्योंकि ये अमेरिका ही है जो दुनिया को एक ध्रुवे यानी सिर्फ अपनी ही बादशाहत स्थापित करना चाहता है। डोगिन के इन्हीं विचारों की वजह से कई लोग उन्हें दुनिया का डेंजरस फिलोसोफर यानी बेहद खतरनाक दार्शनिक मानते हैं। पुतिन के गुरु डोगिन कितने खतरनाक हैं? अगर आप ये बात जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही मच गई। आसमानी आफत से नदी नाले उफान पर है। बागी पुल के पास आए सैलाब में 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए, जबकि 4 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस सैलाब की वजह से कई घरों और सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से ओडिशा के कई जिलों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी से सामने आई है, जहां पर घर के अंदर पानी है और लोग उसमें रहने को मजबूर हैं। तो कुदरत के कहर से लोग किस कदर परेशान है, देश के अलग अलग हिस्सों से इसकी तस्वीर सामने आ रही है। और ये तस्वीर ओडिशा के पुरी से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा के कई और जिले हैं जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार भारी बारिश हो रही है और बाढ़ की स्थिति वहां पर बन गई है। लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं और उनकी जिंदगी इस वक्त मुश्किल में है। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से भारी तबाही मच गई। आसमानी आफत से नदी नाले उफान पर है। बागी पुल के पास आए सैलाब में 6 लोग बह गए थे, जिसमें से 2 बच्चियों के शव बाहर निकाले गए, जबकि 4 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं सैलाब की वजह से कई घरों और सरकारी स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। मंडी में 6 लोगों के बहने की खबर सामने आई, जिसमें 2 बच्चियों के शव बरामद किए गए। 4 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से यह तस्वीर, जहां पर भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। कुदरत का रौद्र रूप वहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सभी नदी नाले वहां पर उफान पर हैं और उसकी वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उसमें कई लोगों के बहने की भी खबर सामने आई। कुछ लोगों के बच्चियों के शव बरामद हुए हैं, कुछ लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया से आज तक लगातार पिछड़ता जा रहा है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 10% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14% मार्केट शेयर है, जबकि 12.3% के साथ आज तक बहुत पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 13% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। दिन की टीआरपी में भी न्यूज 18 इंडिया के आगे आज तक कहीं नहीं टिकता। आज तक से 15% ज्यादा दर्शक न्यूज 18 इंडिया देखते हैं। हमारे दर्शकों का भरोसा हमें लगातार बना रहा है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। और इस घटना का जो वीडियो सामने मॉनसूनी बादल देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरस रहे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ मुसीबत नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा तक आसमानी आफतें
आसमानी बूंदे आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, तो वहीं ओडिशा के हालात भी बेहद खराब बताए जा रहे हैं। वहां आसमानी आफत कई इलाकों में देखने को मिल रही है। झारखंड के जमशेदपुर में तो सैलाब ने ऐसा कहर मचाया कि कई घर इसकी चपेट में आ गए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। वहां मंदाकिनी नदी में बाढ़ आने की वजह से कई मंदिर और दुकान डूब गए। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्यों से ये तस्वीर सामने आई है। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ से तबाही मची हुई है। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जमशेदपुर के 500 से ज्यादा घर डूबे हुए हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ का ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। वहीं प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। कुदरत का रौद्र रूप झारखंड में भी देखा जा रहा है। जमशेदपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 500 से ज्यादा घर इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं और लोग उन्हीं घरों में रहने को मजबूर हैं, जिन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से रामघाट, भरत घाट डूब गए हैं। कुछ मंदिरों के तो बस गुंबद ही नजर आ रहे हैं। वहीं मंदिर के किनारे बने दुकान भी सैलाब में समा गए हैं। लगातार मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। चित्रकूट से ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम नदियां उफान पर है। कई मंदिर भी इस सैलाब में समा गए हैं। जो दुकानें थी वहां पर, वो भी इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पानी के बीच फंसे हुए हैं। उधर ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से राज्य की सभी नदियां उफान पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए कटक, पुरी और बालेश्वर समेत कई जगहों पर प्रशासन को बाढ़ से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि राज्य के कई जिलों में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जिस वजह से हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे खराब हालात तो पुरी की हो गई है, जहां पिछले कई दिनों से लोग बाढ़ में फंसे हैं। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों के घरों में सामान पानी में बहता नजर आया। घुटने तक भरे पानी में लोग अपने दिन काटने को मजबूर हो गए हैं। ये स्थिति सिर्फ एक गांव की नहीं है। यहाँ पर 3 से 4 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से फिलहाल पानी में समा गए हैं। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुँचाना बड़ी चुनौती बन गई है। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर में तेज बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो वहीं भोपाल में भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद है। ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। भारी बारिश की वजह से ओडिशा में नदियां उफान पर हैं। वहीं पुरी के कई इलाकों में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मिलिट्री ड्रिल के जरिए भले ही ताइवान को डराने की कोशिश चीन कर रहा हो, लेकिन ताइवान भी करारा जवाब देने को तैयार नजर आ रहा है। चीन से युद्ध के खतरे के बीच ताइवान ने मिसाइल के उत्पादन को 2 गुना कर दिया है। ताइवान ने TNCO-3 मिसाइल का सालाना प्रोडक्शन 48% से बढ़ाकर 96% कर दिया। इसके अलावा सियोंग-फेंग-3 मिसाइल की मारक क्षमता को भी बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी गई है। चीन को जापान की मिसाइलों से भी डरना चाहिए और अब ताइवान की उस दीवार से भी घबराना चाहिए जो चीन की मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार हो चुकी है। इस वक्त ताइवान का पैकमैन बीजिंग में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर चीन का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उसका पूरा का पूरा मिसाइल का गोदाम बेकार साबित ना हो जाए। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11,000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13,000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8,000 किलोमीटर से ज्यादा है। क्या चीन इन मिसाइलों से ताइवान पर हमला करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं।
चीन ने अपनी मीडियम रेंज वाली मिसाइलें तैयार कर ली हैं, जो 200 किलोमीटर से भी कम दूर ताइवान को टारगेट कर सकती हैं, उसके मिलिट्री बेस को खत्म कर सकती हैं, जैसे डोंगफेंग 15 या फिर डोंगफेंग 16, जो कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन चीन ने उनको ताइवान को टारगेट करने के लिए तैनात किया हुआ है। या फिर डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जो ताइवान के एयर डिफेंस या फिर मिसाइल डिफेंस को तोड़ने में कामयाब रहेगा, ऐसा चीन का मानना है। लेकिन डोंगफेंग 15 और डोंगफेंग 16 मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान ने अमेरिका से पैकमैन डील कर ली है। अब ये पैकमैन डील क्या है, इसे बहुत गौर से समझिएगा। पैकमैन डील का नाम अमेरिका के एक बहुत ही खास एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लिया गया है, अमेरिका का PAC-3। ये है अमेरिका का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके सबसे आधुनिक वर्जन को PAC-3 कहा जाता है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है, पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। यह सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन को फिक्र में डालने वाली और गुस्सा दिलाने वाली ये खबरें इंटरनेशनल मीडिया में लगातार छप रही हैं कि पैट्रियट के रहते ताइवान का ऑपरेशन चीन के लिए आसान साबित नहीं होगा। ताइवान पहले से ही ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है और उसके पास इसका सबसे आधुनिक एक्सपोर्ट वर्जन भी है। ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है, बीजिंग के वॉर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर सकता है। यही बात चीन के मिलिट्री कमांडर्स को भी डरा रही है। ताइवान को पैट्रियट सिस्टम 1997 में मिलने शुरू हुए थे, तब अमेरिका ने ताइवान को PAC-2 सिस्टम दिया था। 2007 के बाद इनको PAC-3 सिस्टम के लेवल का अपग्रेड मिलता गया। अब नई डील को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ताइवान को पैट्रियट का GEM वर्जन दिए जाने की तैयारी है, जो 600 किलोमीटर की रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये वाकई ताइवान को बहुत बड़ी ताकत देने जैसा होगा। ऐसे में पैट्रियट चीन की मिसाइल लॉन्च होने के बाद न सिर्फ उसे शुरुआती दौर में खत्म कर पाएगा, बल्कि मिसाइल के पूरे फ्लाइट पाथ में उसे ट्रैक करने की ताकत पैट्रियट के पास होगी और ये चीन के मिसाइल गोदाम को निष्क्रिय करने जैसा बड़ा कदम कहा जा सकता है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन ने युद्धाभ्यास करके पूरी दुनिया को अपने इरादे जता दिए थे और उधर अमेरिका भी ताइवान की मदद करने में पीछे हटता नहीं दिख रहा है। पैट्रियट को लेकर ताइवान का अमेरिका से नया समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब चीन ने ताइवान को मिसाइल से डराना शुरू किया है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद तो अमेरिका चीन के इस विरोधी को लैस करने में और तेजी ला रहा है। अमेरिका की जो कंपनी पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को बनाती है, उसका दावा है कि जब से पैट्रियट तैयार किया गया है, इसके 2500 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अमेरिका का दावा है कि पैट्रियट बहुत ही भरोसेमंद एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये चीन की मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोक सकता है। लेकिन सच तो ये भी है कि 2019 में सऊदी अरब में तैनात ऐसे ही सिस्टम यमन से उड़े ड्रोन को रोकने में फेल हो रहे थे। चीन को लेकर मिसाइल वाले खतरे को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि चीन ने बहुत पहले से ये इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो दक्षिण चीन सागर में उसके कैरियर फोर्स की एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिका के जंगी बेड़े पर उसकी कैरियर किलर वाली मिसाइल स्ट्रेटेजी हो, वो ताइवान के मिलिट्री बेस को भी अपने निशाने पर ले चुका है। अब मध्यम दूरी की चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल देखिए, ये है DF-21, रेंज 1.5 से 2000 किलोमीटर तक। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। DF-20D के अलावा दूसरी है DF-26। ये दोनों ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो लैंड टारगेट्स पर भी अटैक कर सकती हैं। DF-21D की रेंज 1500 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज है 5000 किलोमीटर। इसमें DF-21D ज्यादा सटीक है, जो टारगेट के 10 मीटर के दायरे में हमला कर सकती है। चीन की ये दोनों मिसाइल इस वक्त बहुत चर्चा में है। चीन की इन दो मिसाइलों पर इस वक्त टोक्यो से लेकर वाशिंगटन DC तक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है। एक्सपर्ट पैनल के बीच और मिलिट्री कमांडर्स के बीच गहरी चर्चा हो रही है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसा होगा?
सबसे पहला हमला कहां होगा? इन सब बातों के बीच चीन की दो सबसे खतरनाक मिसाइलों का डर बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन की मिसाइल पावर ने विश्व युद्ध वाले खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा? क्या चीन का निशाना जापान होगा? या फिर ताइवान पर चीन का पहला बम गिरेगा? चीन की कम दूरी की मिसाइलों को रोकने के लिए ताइवान के पास अपना देसी इंतजाम भी है। ये है ताइवान का स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक तरह से अमेरिका के MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की नकल करके बनाया गया है। लेकिन खास बात है इसकी रेंज, जो MIM-23 हॉक और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा है। ताइवान का दावा है कि स्काईबो 3 एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट यानी फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकता है। हमारे यहाँ हफ्ते भर की ट्रेनिंग कमांडर के आदेश के हिसाब से होती है। चीन के युद्धाभ्यास ने हमारे ऊपर भारी दबाव डाला है, लेकिन आदेश के मुताबिक हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। इसके अलावा ताइवान को चीन की वायुसेना को रोकने के लिए बाकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी अलर्ट रखना होगा। ताइवान को चीन की मिसाइल अटैक को काउंटर करने के लिए पैट्रियट जैसे सिस्टम को 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन ताइवान के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इन सब के बीच अब चीन का एक नया गेम चेंजर हथियार देखिए। इसे शी जिनपिंग का मिस्ट्री वेपन कहा जा रहा है। आप इसे अमेरिका के हाइमर्स सिस्टम का चाइनीज वर्जन भी कह सकते हैं। यह है चीन का PSL-191 मल्टी रॉकेट सिस्टम, जिसे अब चीन ने युद्धाभ्यास में भी आजमा लिया है। PSL-191 की रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक है, यानी ताइवान पर हमला करने के लिए चीन बड़ी बड़ी मिसाइल की जगह इस रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकता है। 370 मिलीमीटर मोटा ये रॉकेट चाइनीज आर्टिलरी की बहुत बड़ी ताकत माना जाएगा। ये जहां गिरेगा वहां जर्रा जर्रा तबाह हो जाएगा। इस सिस्टम पर ऐसे 8 रॉकेट होते हैं। चीन अपने कई हथियारों के जरिए ताइवान को डरा रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच चीन का शक्ति प्रदर्शन अमेरिका और जापान के ज़हन में भी अच्छी तरह ये बिठा देना चाहता है कि वो किसी से कम नहीं है। इस रॉकेट को लेकर आप और जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि चीन LAC पर विवाद के बीच इसको तिब्बत में भी आजमा चुका है। एक तरह से ये चीन की यूक्रेन वाली नीति है, जो उसने रूस के खिलाफ डॉनबास में अपनाई है। जब से हाइमर्स से लैस यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है, उसका दावा है कि रशियन फौज को कई ठिकानों से पीछे हटना पड़ा है। चीन अब ताइवान को PSL-191 का खौफ दिखा रहा है। चीन ने अपना ये रॉकेट सिस्टम 2019 की परेड में भी दिखाया था। जाहिर है, चीन ऐसे हथियारों के साथ ताइवान को लगातार धमका रहा है। मिसाइलों और फाइटर जेट्स के बीच ये चीन का शक्ति प्रदर्शन है, जिसे वो अमेरिका और जापान के ज़हन में भी अच्छी तरह बैठा देना चाहता है। चीन नए हथियार दिखा रहा है, ऐसे हथियार जो ताइवान के अलावा कई और देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये सब कुछ अमेरिका और जापान को काउंटर करने के लिए हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। चीन से युद्ध वाले खतरे को लेकर सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात यह कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके ग्वाम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा। लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा।
सेंटर फॉर अ न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी। कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे रहने पर मजबूर कर दे, लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन कहता आया है कि अमेरिका ताइवान को लेकर अपनी फैक्ट शीट में एक चीन वाले सिद्धांत को खोखला साबित करना चाहता है। चीन आगाह करता रहा है कि ताइवान मुद्दे पर ऐसा बदलाव करना और ताइवान स्ट्रेट पर हालात बदलने की कोशिश अमेरिका को खुद जला देगा। लेकिन अमेरिका के पास भी इसका जवाब है, जिसमें चीन के लिए ताइवान को लेकर भी एक वार्निंग छुपी हुई है।